एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एच वी अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका एच वी अरोड़ा कॉमर्स क्लासेस में। आई होप आप सभी घर पर सेफ होंगे और प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे होंगे लॉकडाउन में। ठीक है, तो बेटा आज की जो मैं क्लास ये रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। 11th क्लास स्टूडेंट मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट अभी अवेटेड है। ठीक है, तो मैं बेटा आपको ये सजेस्ट करूंगा कि रिजल्ट की चिंता ना करें, रिजल्ट तो भगवान करेगा अच्छा ही आएगा आपका। आप लोग अपनी 11th क्लास की स्टडी प्रॉपरली स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया है और अभी पता नहीं है लॉकडाउन कब तक चलेगा। तो अपनी स्टडी को सेक्रीफाइस बिल्कुल ना होने दें। ठीक है, तो अपनी 11th क्लास की स्टडी स्टार्ट करें। जिन बच्चों ने डिसाइड किया है कि वो बच्चे कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, उन बच्चों के लिए तो ये अच्छा ही है, क्लास आप देख रहे हैं और प्रॉपर्ली अपनी स्टडी स्टार्ट करें। और जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि सर कॉमर्स सेलेक्ट करना है, साइंस सेलेक्ट करना है, ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट करना है, वो बच्चे भी ये क्लास मेरी पूरी देखें। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कॉमर्स फील्ड में जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वो कितना अच्छा है और कितना अच्छे से समझ में आता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्लास सभी बच्चे देखें जिन्होंने 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं। ठीक है, चाहे उन्होंने कुछ भी स्ट्रीम सेलेक्ट करी हो, एक बार आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कॉमर्स सेक्शन में अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, जो सबसे मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स सेक्शन का, कॉमर्स स्ट्रीम का, वो सब्जेक्ट कितना अच्छा है और कितने अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा कॉमर्स में अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट करी है या आप सेलेक्ट करने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम, तो उसके लिए मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, इसी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, स्कोप ऑफ कॉमर्स के नाम से। उसमें आप देखिए, आपको पता चलेगा कि आगे कॉमर्स फील्ड का कितना ज्यादा वाइड स्कोप है। ठीक है ना, तो आप आंख बंद कर कॉमर्स फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा आगे स्कोप है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। रीजन बीइंग, सबसे पहले तो ये रीजन आप देखो कि आप लोगों को कॉमर्स लेने में प्रॉब्लम यहां आती है कि पहले तो एक होता है आपके ऊपर पीयर प्रेशर। ये क्या होता है, ये सर ये होता है कि सर मेरे सारे फ्रेंड्स साइंस ले रहे हैं तो मेरे को भी साइंस लेनी चाहिए, वरना मेरे फ्रेंड्स ये कहेंगे कि अरे तूने तो कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स तो बड़ा ईजी होता है, साइंस टफ होता है, साइंस पढ़ने वाले बच्चे लेते हैं। ये बहुत मेंटेलिटी होती है लोगों की। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो पहली बात तो ये चीज हटा दो कि साइंस डिफिकल्ट होती है, कॉमर्स आसान होती है, पढ़ने वाले बच्चे ही साइंस लेंगे, पढ़ने वाले बच्चे कॉमर्स नहीं लेंगे। बेटा जो बच्ची 499 सीबीएसई टॉपर थी वो ह्यूमैनिटीज से थी, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट कि साइंस टफ होती है या कॉमर्स टफ होती है, कुछ भी टफ नहीं है अगर आपको समझ में आता है चीजें तो। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सब कुछ टफ है बेटा, हर चीज टफ है फिर तो। ठीक है, अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो कुछ टफ नहीं है। तो ना ही साइंस ज्यादा टफ है, ना ही कॉमर्स ज्यादा टफ है, ना ही ह्यूमैनिटीज ज्यादा टफ है। अच्छे से समझोगे तो कुछ टफ नहीं है, और अगर समझ में नहीं आ रही तो सब कुछ टफ है। तो ये मेंटालिटी दिमाग से निकालो कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे साइंस लेंगे या सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे कॉमर्स लेंगे। नहीं, कोई भी स्टूडेंट कॉमर्स ले सकता है, कोई भी स्टूडेंट साइंस ले सकता है। कॉमर्स के आगे करियर स्कोप बहुत वाइड है इन कंपैरेटिव टू अदर फील्ड। तो आप कॉमर्स लोगे तो ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए आगे करियर वाइज स्कोप बढ़ेगा। समझ में आया। और दूसरी चीज आप ये समझिए कि बेटा कॉमर्स फील्ड में हम जो भी पढ़ते हैं वो एकदम प्रैक्टिकली कनेक्ट होता है, तो हमें हर चीज समझ में आती है। अदर फील्ड्स में हर चीज ना प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं होती। हम कॉमर्स फील्ड में जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो एकदम क्लिक होता है, एकदम दिमाग में बैठ जाती है। अभी आप आज की क्लास देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको सारी चीजें कि प्रैक्टिकली कैसे चीजें कनेक्ट होती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हम अकाउंटिंग आपको समझाएंगे, एक्चुअली अकाउंटिंग होती क्या है। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा कॉमर्स फील्ड में हमारा जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग समझने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तभी हमें अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले यह ना समझकर कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, पहले हमें यह समझना होगा कि हम अकाउंटिंग पढ़ क्यों रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ के हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो पहले अगर हमने यह समझ लिया कि अकाउंटिंग पढ़ के हमें फायदा क्या होता है, तब उसके बाद हम समझेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आज की ही क्लास में समझेंगे। पहली बात, अगर आप आज मेरी ये क्लास देख रहे हैं तो प्लीज पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूं वो लास्ट में पूरी तरह कंक्लूड होगा, तो प्लीज ये क्लास पूरी देखिएगा। ठीक है, बीच में मत छोड़िएगा, वरना कॉन्सेप्ट बीच में छूट जाएगा और आप कुछ भी जज कर लेंगे कि सर कॉमर्स तो मुश्किल है, अकाउंट्स मुश्किल है। पहले पूरी क्लास देखिएगा, मैं आपको ये बोलता हूं बस। ठीक है, चलिए एक दूसरा एक फायदा पता है क्या होता है कॉमर्स लेने का, कि आप चाहे 10th में टॉपर थे, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट थे, चाहे आप वीक स्टूडेंट थे, जब आप 11th क्लास में कॉमर्स ले रहे हो तो सब लोगों के लिए कॉमर्स नहीं है। तो आप अगर अच्छे से समझ रहे हो, सबके लिए न्यू है कॉमर्स। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो चाहे आप वीक स्टूडेंट थे, आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप टॉपर बन सकते हो, और कोई टॉपर हो उसको समझ में नहीं आए तो वो वीक बन जाएगा, है ना। तो सबके लिए नया है, सब इक्वल है, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से कॉमर्स सेलेक्ट करिए, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग में आपको समझाता हूं। देखो अकाउंटिंग के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। देखो बेटा,
फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हमने मिठाई की दुकान स्टार्ट करी। ओहो हो, मिठाई की दुकान, इतनी प्यारी प्यारी मिठाइयाँ, सुंदर सुंदर मिठाइयाँ। सर लॉकडाउन चल रहा है, मिठाइयों का नाम मत लो, पेट में भूख लगी आती है, मिठाइयों का मन करी आता है। चलो कोई बात नहीं, अब मन तो कर आएगा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल लेंगे हम मिठाई का। तो हमने मिठाई का एक एग्जाम्पल लिया, मिठाई की दुकान का। हमने एक स्वीट की शॉप खोली है। अब स्वीट की शॉप मैंने खोली है तो मैं अकाउंटिंग क्यों कर रहा हूं? स्वीट की शॉप तो खोल ली, मैं अकाउंटिंग क्यों कर रहा हूं? बेटा कोई भी बिजनेस मैंने अपना स्टार्ट किया है, मुझे उस बिजनेस करने का मोटिव ये होता है कि इस बिजनेस से मुझे कुछ प्रॉफिट आए, कुछ पैसा आए मेरे को इस बिजनेस से, मुझे लॉस ना हो, प्रॉफिट हो मुझे इससे। बिल्कुल मानते हो इस बात को तो, है ना? इतने समझदार आप हो। तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया मिठाई बनाने का, तो अब अकाउंटिंग कर कर, बिजनेस की अकाउंटिंग कर कर, बिजनेस में अकाउंटिंग कर कर मुझे यह पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है मुझे या लॉस हो रहा है, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। यह बात समझ लो, ठीक है? अब अकाउंटिंग करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेकर दूंगा आपको। ये एग्जांपल पहले समझिएगा, उसके बाद हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे आएंगे। तो देखिए, तो बेटा फॉर एग्जांपल मेरी स्वीट शॉप है, तो मैं यहां लिख देता हूं स्वीट शॉप, ठीक है? स्वीट मैन्युफैक्चरिंग शॉप, ठीक है? तो स्वीट शॉप, ठीक है? अब मेरी राइटिंग से मुझे जज मत करना, मेरी नॉलेज से जज करना मुझे, ठीक है? चलो, आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग। चलिए, तो स्वीट शॉप हमने खोली। अब ये स्वीट शॉप होती क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब स्वीट शॉप में मिठाई की दुकान हमने खोली, तो मिठाई की दुकान खोली तो ईयर के लास्ट में मैं, पता है, अकाउंटिंग जो करूंगा पूरे साल का देखूंगा, साल के अंत में देखूंगा मुझे पूरे साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो कैसे देखूंगा? मैंने देखा पूरे साल मैंने कितनी मिठाइयां बेची हैं, ठीक है? तो मान लो मैंने जो मिठाई बेची है, सेल्स जो करी है मैंने अपने बिजनेस में, वो मेरी हुई है 10 लाख रुपए की। समझ पा रहे हो मेरी बात? मेरी 10 लाख रुपए की सेल्स हुई है, मेरे पूरे साल 10 लाख रुपए की मिठाइयां मैंने बेच दी, ठीक है? समझ में आ रहे हो? लेकिन क्या पूरे साल मिठाइयां बेचने पे उसको, मिठाई को बनाने में भी तो मेरा खर्च हुआ होगा कुछ पैसा। भाई मिठाई मैंने बर्फी बनाई है अगर, तो मुझे उसके लिए मावा लेकर आना पड़ेगा, मुझे चीनी लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है? मिठाई बनने के लिए और भी बहुत सारी चीजें लगती है, मैदा होता है, मैदे से भी कुछ बहुत सारी मिठाइयां भी बनती है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें मिठाई में लगती है। भाई पनीर की भी कुछ मिठाइयां होती है, काजू कतली काजू से बनती है। सर बस मिठाइयों का इतना नाम मत लो, चलो ठीक है, अब ज्यादा मिठाइयों का नाम नहीं लेते, सीधा अकाउंटिंग पे आते हैं। तो हमने सेल्स करी 10 लाख की, तो अब हम सीधा सीधा ये करेंगे कि इतने की मेरी कमाई हुई है पूरे साल, 10 लाख की सेल हुई है, तो मेरे खर्चे कितने हुए हैं पूरे साल? तो अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है? लेस कर दूंगा खर्चे। तो मान लो मेरे कौन कौन से खर्चे हुए हैं। मैंने शुगर खरीदी है, चीनी खरीदी है जी, मान लो शुगर मैंने खरीदी है पूरे साल भर में 2 लाख रुपए की, ठीक है? 2 लाख रुपए की पूरे साल भर में चीनी खरीदी है, ठीक है? इसके अलावा मैंने मान लो मावा भी खरीदा है, लेस, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं मावा, ठीक है? कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस। तो मान लो मैंने 2 लाख रुपए का ही मावा भी खरीदा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो 10 लाख की मेरी टोटल बिकी है मिठाई, उसमें से 2 लाख की मैंने चीनी खरीदी थी, 2 लाख का मावा खरीदा था, ठीक है? मान लो मिल्क भी खरीदा हो, मिल्क पूरे साल का कर रहा हूं मैं, तो मान लो पूरे साल मैंने मिल्क खरीदा है 50,000 रुपीज का, ठीक है? तो 50,000 रुपीज का मैंने पूरे ईयर में मिल्क खरीदा है। तो मेरे को एक्चुअल, अच्छा कुछ और भी खरीदा है, कुछ और भी खरीद सकते हैं हम। हाँ भाई मान लो, चलो भाई काजू कतली बनाने के लिए मैंने काजू खरीदे होंगे, काजू से बनती है ना, तो यहां लिख देते हैं काजू, काजू भी खरीदे होंगे। तो मान लो 50,000 रुपीज के मैंने काजू भी खरीदे हैं। तो भाई 10 लाख रुपए की मेरी मिठाइयां बिकी है, और 5 लाख रुपए, 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 50-50 1 लाख, तो टोटल 5 लाख रुपीज के मेरे एक्सपेंसेस हो गए। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया फिर? 10 लाख में से 5 लाख के तो खर्चे हो गए मेरे, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया फिर? 5 लाख रुपए का। समझ पा रहे हो? ठीक है? तो ये मैंने देखा कि पूरे साल अकाउंटिंग करके मुझे पता चलेगा कि पूरे साल मेरी सेल्स कितनी हुई है, पूरे साल मैंने शुगर कितने की खरीदी है, मावा कितना खरीदा है, मिल्क कितना खरीदा है, काजू कितना खरीदा है, और मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5 लाख रुपए। अब इससे हम समझ जाते हैं कि हां मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक आम आदमी इस चीज को ऐसा देखेगा, लेकिन एक अकाउंटेंट ऐसा नहीं देखता है। एक अकाउंटेंट ये देखता है, नहीं सर अभी आपने सारे खर्चे नहीं लिखे हैं यहां, ये तो आपने डायरेक्ट खर्चे लिख लिए। डायरेक्ट खर्चे मतलब जो उस मिठाई को डायरेक्टली बनाने में यूज हो रहे हैं। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो उस मिठाई को बनाने में मिठाई में लगे ही नहीं, वो तो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में हो रहे हैं, और वो हो भी रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी,
भाई जैसे जहां बैठकर हम मिठाई बना रहे हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी भी तो यूज हो रही होगी, शोरूम में एसी लगाया होगा, फ्रिज में जिसमें हम मिठाई रख रहे हैं वो फ्रिज हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा होगा। इवन जिस दुकान पे मान लो हम अपनी दुकान मैंने खोली है वहां का रेंट भी जा रहा हो क्या पता, और मैंने जो हलवाई रखा हुआ है मिठाई बनाने के लिए उसको सैलरी भी तो देनी पड़ रही होगी, नहीं पड़ रही होगी। तो ये होते हैं मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखते हैं एक चीज, तो कुछ खर्चे तो मैंने यहां मेंशन कर दिए, उसके अलावा भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि हमारी हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, मैंने लिख लिया। मान लो पूरे साल भर में 50,000 रुपए की तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी लग गई साहब। इसके अलावा मैंने सैलरी पे करी होगी अपने वर्कर्स को, बिल्कुल पे करी होगी साहब, सैलरी वर्कर्स को मैंने पे करी होगी। तो मान लो मैंने कितनी 1 लाख रुपए की अपने वर्कर्स को सैलरी दे दी साहब। ठीक है, 1 लाख रुपीस की मैंने सैलरी दे दी अपने वर्कर्स को। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे देखो अब इसमें और क्या है। तो सैलरी के अलावा मान लो मैंने रेंट भी दिया है अपनी शॉप का, तो मैंने रेंट दे दिया है 50,000 रुपीस का। तो अब हम देखते हैं हमारा एक्चुअल इनकम कितनी है। तो ये मेरा आया था 5 लाख का प्रॉफिट, लेकिन अभी इसमें से ये वाले खर्चे तो माइनस नहीं करे थे। अब ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद एक्चुअल जो मुझे प्रॉफिट आया, ये 2 लाख रुपए के और खर्चे माइनस कर दिए, तो मुझे जो एक्चुअल प्रॉफिट आया वो आया है 3 लाख रुपीस का। अब ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। ये जो इन खर्चों से पहले नॉर्मल जो प्रॉफिट आया इसे हम नॉर्मली बोल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अभी आपको इतना डीपली तो नहीं समझना, मैं तो जस्ट एक टर्म बता रहा हूं, और इसको बोल देते हैं नेट प्रॉफिट। सर ये नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क क्या होता है, बहुत बाद में समझ में आएगा, अकाउंटिंग जब हम बाद में करेंगे, अभी तो जस्ट मैंने लिख दिया। अभी तो आप इतना समझो कि अकाउंटिंग करने से फायदा क्या होता है। अकाउंटिंग करने से ये फायदा होता है पूरे साल की सेल्स पता चल जाएगी, पूरे साल कितने खर्चे हुए ये पता चल जाएगी, तो हमें ये पता चल जाएगा एंड में एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब अगर ये सारे खर्चे मेरी 10 लाख से ऊपर ही बैठ जाते तो फिर तो मुझे लॉस हो जाता। 12 लाख के खर्चे बैठ जाते, 10 लाख की मेरी खाली इनकम आई है, सेल्स हुई है मेरी बस, तो मेरे को तो बड़ा लॉस हो जाता, 2 लाख रुपए का लॉस हो जाता है। तो हमें अकाउंटिंग कर ये पता चलता है बिजनेस में एक्चुअली मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और मुझे क्यों डिटरमाइन करना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। भाई हर बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो ये तो देखेगा ही प्रॉफिट हो रहा है लॉस। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, मैं अपना बिजनेस कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अगर मुझे लॉस हो रहा है तो फिर मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए। भाई पूरे साल लॉस हुआ है मेरे को, उसके बाद चलो 1 साल और चला लूं, उसमें भी लॉस हुआ तो फिर मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा और भी लोग होते हैं जो मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दुकान में और अच्छा बढ़ाने के लिए मैं बैंक के पास गया और बैंक से कहा प्लीज मुझे थोड़ा सा लोन दे दीजिए। अब बैंक कह रहा है कि लोन तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले अपनी अकाउंटिंग दिखाओ, जो आपने अकाउंटिंग करी हुई है, ताकि मैं ये देख पाऊं कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है आपको या प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तभी हम आपको लोन देंगे, ताकि हम ये जान पाए कि हां आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप हमारे लोन चुकाने लायक हैं। बैंक हमसे कहेगा ये बात, तो हम बैंक को अपनी अकाउंटिंग दिखाएंगे कि देखो हमने अकाउंटिंग कर रखी है, खर्चे वर्चे दिखा रखे हैं सारे, इनकम भी देखो हमारी इतनी है और हमें लास्ट में इतना प्रॉफिट आ रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, आप हमें लोन देते हो तो बैंक हमें फिर लोन दे देगा। गवर्नमेंट भी देखती है कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो हमें टैक्स तो फिर है ना। तो सब लोग हमारी अकाउंटिंग को देखते हैं, बहुत सारे जो हमारी अकाउंटिंग को देखते हैं उन्हें बोलते हैं यूजर ऑफ अकाउंटिंग, और वो यूजर ऑफ अकाउंटिंग डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आई मेरी बात। तो बेटा ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए। अब मेनली अकाउंटिंग को करते कैसे हैं, ये कैसे हम पता लगाते हैं, खर्चे कितने हैं, इनकम कितनी है, कैसे पता लगेगा, ये समझने के लिए हमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग समझना पड़ेगा। और अब अगला जो मैं समझाने वाला हूं टॉपिक वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब पूरी ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको ये एग्जाम्पल और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग दोनों कनेक्ट कर पाएंगे आप, और फिर पूरे अच्छे से लास्ट में समझ पाएंगे कि एक्चुअली अकाउंटिंग होता क्या है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए हम समझते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आई होप ये एग्जाम्पल आपको फिलहाल क्लियर हो गया, बहुत आसान छोटा सा है ये। उसके बाद आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग समझाता हूं और फिर आप मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझकर ये देख पाओगे कि अकाउंटिंग देखो कितना अच्छा है, आसान है और प्रैक्टिकली कनेक्टेड है। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा अभी जो एग्जाम्पल से हमें समझ में आया वो ये समझ में आया कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, ठीक है। अब लेकिन अभी हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि अकाउंटिंग एक्चुअली होती क्या है और अकाउंटिंग करते कैसे हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अब सबसे पहले हम आपको ये समझाएंगे कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि अकाउंटिंग करते कैसे हैं, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा अकाउंटिंग का मीनिंग अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए पहले आपको मैं एग्जाम्पल से ही समझाता हूं, जो भी हमने एग्जाम्पल लिया स्वीट शॉप का, उससे समझाता हूं कि एक्चुअली अकाउंटिंग करते कैसे, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी स्वीट शॉप है, स्वीट शॉप है तो बेटा अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले स्टेप ये है कि हमारे बिजनेस में, चाहे वो स्वीट शॉप हो कोई सा भी बिजनेस हो, हमें हर चीज लिख लेनी है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आप किसी कन्फेक्शनरी पर कुछ चीज लेने जाते हो, चॉकलेट्स लेने जाते हो, ठीक है, टॉफीज लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, तो वो आपको जो भी सामान दे देता है उसके बाद वो अपनी डायरी में कुछ ना कुछ नोट कर लेते हैं। यू आर गेटिंग इट। उसके या कहीं भी आप किसी भी दुकान पर जा रहे हो तो ज्यादातर ऐसा देखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हर जगह आपने देखा हो, तो उससे क्या होता है, हर बंदा अपने बिजनेस में जो भी उसने चीज सेल करी या जो भी उसने चीज परचेस करी या क्या उसके यहां से गया, क्या उसके यहां बिजनेस में आया, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। यू आर गेटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है तो मैं हर चीज अपने यहां रिकॉर्ड करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है अपने बिजनेस का, ठीक है, मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है अपने बिजनेस का, और ये बिजनेस का जो रजिस्टर है मैं इस रजिस्टर में हर चीज अपनी रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, जैसे कि आज मैंने दुकान खोली सुबह, और सुबह दुकान खोलने के बाद मेरे पास कोई कस्टमर आया स्वीट शॉप पर, उसने कहा जी 1 किलो बर्फी पैक कर दो। मैंने उसको 1 किलो बर्फी पैक कर दी और मैंने इसमें लिख लिया कि बर्फी मैंने सेल करी है, कितनी सेल करी है 1 किलो। उससे मुझे आया क्या, मुझे कैश आया है कितने रुपए का, जी मान लो 400 रुपए किलो है तो 400 रुपए का मेरे को कैश आया। मैंने ये सारी चीजें अपने बिजनेस में लिख ली कि बर्फी बेची और कैश 400 रुपए का मेरे पास आ गया। मैंने अपने रजिस्टर में ये नोट डाउन कर लिया। उसके बाद एक और पर्सन आया, उसने कहा सर ये बर्फी मैं उधार खरीदना चाहता हूं, मेरे पास कैश नहीं है। तो वो मेरा जानकार था, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, नालायक हो, ले जाओ भैया उधार भी, चलो ठीक है। तो मैंने उसको उधार बेच दिया। तो अपने रजिस्टर में मैंने लिखा कि 1 किलो बर्फी बेची लेकिन उधार दिया, अभी मेरे को कैश आया नहीं, कैश लेना है जिसको मैंने उधार दिया है। तो उसका नाम मान लो राम है, मिस्टर राम, तो मैंने लिख दिया मिस्टर राम को बर्फी बेची उधार में, मैंने ये भी लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो भी मेरे बिजनेस में हो रहा है पूरे दिन वो सब कुछ मैंने लिख लिया। किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है, मैंने सैलरी लिख दी। किसी को रेंट दिया है, मैंने रेंट लिख दिया। ठीक है, किसी को मैंने जो कुछ भी मैंने पे करा है वो सब कुछ मैंने अपने इसमें लिख दिया है। जो कुछ भी मुझे रिसीव हुआ है वो सब कुछ मैंने अपने रजिस्टर में मेंशन कर लिया। हर चीज जो भी बिजनेस में मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है मैंने अपने रजिस्टर में लिख लिया। ठीक है, तो मैं डेली बेसिस पर कर रहा हूं, हर रोज मैं हर चीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा आना है, कितना पैसा किसी और को मुझे पे करना है। ठीक है, मैं किसी से उधार सामान भी तो लाया होगा, मान लो आज मैं मावा लेके आया, मैं भी उधार लेकर आया हूं 10 किलो मावा, तो उसको पैसा देना है, सब कुछ वो भी मैंने इसमें रिकॉर्ड किया। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद जब मेरा हर मंथ में या हर डेली बेसिस पर ही इवनिंग में, पहले तो मैंने एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करा, फिर इवनिंग में मैंने इस रजिस्टर में से निकाल कर सारी चीजें अलग अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड करी। जैसे कि मैंने अपना राम, मिस्टर राम जो मुझसे अक्सर सामान उधार लेकर जाता है, मैंने उसका एक अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, तो वो अलग रजिस्टर उठाया मैंने मिस्टर राम का, और इसमें से सारी चीजें देखकर उसके मिस्टर राम में अलग रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद कितनी मैंने सैलरी पे करी वो सैलरी के रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया, कितनी मैंने रेंट पे किया वो रेंट के रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया, कितने मैंने सेल्स करा वो सेल्स के रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया। मैंने हर एक ट्रांजैक्शन के, हर एक चीज के अलग अलग रजिस्टर बनाए हुए हैं। हर चीज में पहले तो सिंगल रजिस्टर में फटाफट रिकॉर्ड करता हूं, उसके बाद मैं उसको अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग क्लासिफाई कर देता हूं। समझ में आया? तो पहले मैंने रिकॉर्ड करा, फिर रिकॉर्ड के अंदर सारी चीजें मैंने अलग अलग रजिस्टर में क्लासिफाई कर दी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्लासिफाई करने के बाद फिर एंड में, जब मेरा ईयर एंड हो जाता है, जब मैं रिजल्ट देखता हूं, ठीक है, कि खर्चे ज्यादा है या इनकम ज्यादा है, तो ईयर के लास्ट में अब मैंने क्या करा, सारे रजिस्टर को इकट्ठा करा और रजिस्टर के एंड का बैलेंस देखा कि पूरे साल मैंने कितना सेल किया है। तो लास्ट में मेरे को पूरे साल की सेल इकट्ठी लिखी हुई होगी, मैंने वो सेल का अमाउंट मैंने उठाकर लास्ट में एक जगह इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही रेंट का, सैलरी का, सबका मैंने एक जगह लिख लिया। तो ये मैंने कर लिया सारे अमाउंट को समराइज। क्या कर लिया? समराइज। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले मैंने किया रिकॉर्ड, फिर मैंने किया क्लासिफाई, और फिर मैंने कर लिया सारे अमाउंट को समराइज। ठीक है, अब समराइज करने के बाद मैं रिजल्ट बनाऊंगा कि मेरी एक्सपेंसेस ज्यादा है या मेरी इनकम ज्यादा है, और फिर मैं रिजल्ट को देखूंगा और इंटरप्रेट करूंगा। भाई रिजल्ट बनाने के बाद मुझे इंटरप्रेट भी तो करना है, मतलब इंटरप्रेट करना है मतलब उसको देखना है, उसको अंदाजा लगाना है या उसको समझना है। इंटरप्रेट करना मतलब समझना एक तरीके से कि मेरे रिजल्ट में मुझे क्या समझ में आ रहा है, कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है इसमें रिजल्ट में। समझ में आया? तो अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं? सबसे पहले जो भी चीज बिजनेस
आपस में हो रही है उसको रिकॉर्ड कर लो एक जगह, फिर उसको एक जगह रिकॉर्ड जो मैंने किया उसमें से निकालकर अलग अलग जगह उसको लिख लो, अलग अलग जगह क्लासिफाई कर लो, और ईयर एंड में सारी चीजों को एक जगह इकट्ठे कर कर एक ही जगह पर मैंने लिख लिया, एक ही अकाउंट बनाया, मैंने एक रजिस्टर बनाया। मान लो एक तरफ मैंने उसमें सारे ईयर के खर्चे लिख लिए कि पूरे पूरे कितने खर्चे हुए पूरे साल, एक तरफ मैंने पूरे ईयर की इनकम लिख ली कि पूरे साल कितनी इनकम हुई है। तो जैसे लास्ट एग्जांपल मैंने अभी कराया था, फिर इनकम को हम एक्सपेंसेस से कंपेयर करते हैं कि इनकम हमारी ज्यादा है या हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है। अगर मेरी इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मेरे एक्सपेंसेस प्रॉफिट से ज्यादा है, एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरे को लॉस हो रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे हम पता लगाते हैं हमारा लॉस हो रहा है या हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब यही जो मैंने सारी बातें आपको समझाई है कि हम अकाउंटिंग करते कैसे हैं, यही सारी चीजें हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सामने बोर्ड पर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग लिखी है, अब मैं वही आपको समझाने वाला हूं, पूरी की पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, और आपको अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? चलिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए बेटा लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, मेजरिंग देम इन मनी टर्म। ठीक है सर, ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, रिकॉर्डिंग देम इन प्राइमरी बुक, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग देम। सर आप तो खाली रीडिंग कर रहे हो, एक्सप्लेन तो कर ही नहीं रहे। बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बेटा। तो पहले इस लाइन को देखिए, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग देम इन मनी टर्म। बहुत ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली समझाया अकाउंटिंग का, कि पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर अलग अलग जगह क्लासिफाई करते हैं, और फिर लास्ट में समराइज करते हैं। लेकिन इस पूरे स्टेप में मैंने एक स्टेप का सस्पेंस छोड़ा आपके लिए, वो सस्पेंस अब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन से समझेंगे। ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहला स्टेप कह रहे हैं अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जो अकाउंटिंग है वो प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये एक्चुअली है क्या, ध्यान से समझिएगा बेटा। मैंने आपको बताया बिजनेस में डेली बेसिस पर हमें अपनी बुक्स में चीजें रिकॉर्ड करनी है, लेकिन हमें क्या सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है? नहीं। अब ध्यान से समझो, हमें सिर्फ वो चीज अपने यहां रिकॉर्ड करनी है जो हमारी मनी से रिलेटेड है, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो हमारी मनी से रिलेटेड है। समझ में आया? पैसों से रिलेटेड है, मतलब सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसमें या तो पैसा आ रहा हो, या पैसा जा रहा हो, या पैसा आने वाला हो, या पैसा जाने वाला हो। मतलब सर, मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन में पैसा आ रहा है तो हमें उसे रिकॉर्ड करना है क्योंकि पैसों से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैंने सेल करी, स्वीट की शॉप पर बर्फी सेल करी, तो मेरा पैसा उससे आएगा। ठीक है, या फिर मैंने मावा खरीद कर लाया बर्फी बनाने के लिए, तो मेरा पैसा जाएगा। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन पैसों से रिलेटेड है। हाँ, मैं इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, मतलब लिखूंगा सेल करी है, ठीक है, और लिखूंगा परचेज करी है, ये भी रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद अगर मैंने उधार सेल करी, किसी को नालायक को उधार बेचा, वो कह रहा सर पैसे नहीं है उधार दे दो, मैं कहा चल नालायक ले जाओ, तो उधार ले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने उसे उधार बेचा, क्या उसे भी रिकॉर्ड करूं? हाँ, वो भी पैसों से रिलेटेड है। अभी पैसा आया नहीं है, पैसा बाद में आएगा, लेकिन है तो पैसों से रिलेटेड ना, पैसा बाद में आएगा, तो मैं उसे भी रिकॉर्ड करूंगा आज ही, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन आज ही हुई है, सेल आज ही हुई है, ठीक है। तो क्योंकि वो पैसों से रिलेटेड है, पैसा आएगा उससे भी, तो उसे भी रिकॉर्ड करूंगा। और मैं किसी से उधार परचेज करके लाया मावा, तो उसे भी आज ही रिकॉर्ड करूंगा, जबकि पैसा बाद में देना है उसे। तो हमें क्या रिकॉर्ड करना है? वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है बिजनेस की, जिसमें या तो पैसा आएगा, या पैसा जाएगा, या पैसा आने वाला हो, या पैसा जाने वाला हो। मतलब सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करनी है जो पैसों से रिलेटेड है, जिसमें कुछ ना कुछ पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि मनी जिसमें इन्वॉल्व हो रही है, वही चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है। समझ में आया? तो जिन ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होती है, जिन चीजों में मनी इन्वॉल्व होती है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो पहले अपने बिजनेस में कुछ भी रिकॉर्डिंग क्लासिफाई करने से पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि हमें रिकॉर्ड करना क्या क्या है। तो हमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, पैसों से रिलेटेड हो। सर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होती है बिजनेस में जो पैसों से रिलेटेड नहीं हो? हाँ बिल्कुल, एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आज सुबह सुबह मैंने अपनी दुकान खोली, दुकान का शटर उठाया, शटर उठाते ही अंदर घुसा, थोड़ा पानी पड़ा था, मैं फिसल गया, अरे बाप रे चोट लग गई भाई, ठीक है। तो उठा, कपड़े अपने झाड़े, फिर अपना दुकान पे बैठ गया, दुकान चलाने लगा। तो क्या इसमें कुछ पैसा गया या आया? नहीं, लेकिन हुआ तो बिजनेस में, तो
तो क्या इसे रिकॉर्ड करूं? नहीं साहब, सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करनी है जिसमें कुछ पैसा आया गया। हर चीज रिकॉर्ड मत कर देना कि भैया बैठे थे आज शाम को बड़ी अच्छी आंधी चली, बड़ा अच्छा मौसम हुआ, रिकॉर्ड कर दिया। आज तो डेट 5 मई, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। अरे साहब क्या बात कर रहे हो? सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जिसमें या तो कुछ पैसा इन्वॉल्व हो, कुछ पैसा आया हो, गया हो, आने वाला हो, गया जाने वाला हो, या कुछ पैसों का लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर आंधी चली और मेरे नुकसान हो गया मिठाइयों का, मेरी मिठाई का काउंटर गिर गया, थोड़ी मिठाई मेरी वेस्ट हो गई, उसे मैं रिकॉर्ड करूंगा। हाँ भाई अब मेरा लॉस हो गया, मैंने जो ये पैसा इस मिठाई में लगाया था ये मेरा लॉस हो गया, नुकसान हो गया साहब, अब तो इसे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो मनी से रिलेटेड हो, और जो ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड होती है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये अकाउंटिंग करने में सबसे पहला स्टेप क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। पहले तो ये समझो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप करना है हमें, एकदम से नहीं हो जाएगी, पूरा प्रोसेस है, पूरे साल चलता है। ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप एक ही बार में सारा कंप्लीट हो जाएगा, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, पूरे साल में कंप्लीट होगा। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, एक पूरा प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने हैं बिजनेस में। जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अरे ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मैंने सेल करा, अरे ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसे रिकॉर्ड कर लो। परचेज किया, अरे ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड कर लो। तो पहले आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है, फिर उनको मनी टर्म में मेजर भी करना है। बेटा मनी टर्म में मेजर करना है मतलब ये कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करिए, अब ये देखो इसमें मनी इन्वॉल्व कितनी है। फॉर एग्जांपल कोई 1 किलो बर्फी लेकर गया मेरे से, खरीद कर लेकर गया, तो मैंने उसे बर्फी तो बेच दी और मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, हाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये तो रिकॉर्ड करूं कितने की बेची, उससे कितना पैसा आया है मेरे को, या कितना पैसा आने वाला है अगर उधार बेची है तो मनी कितनी इन्वॉल्व है ये भी आप रिकॉर्ड करो। तो इसलिए यहां पर लिखा है उसको मेजरिंग देम इन मनी टर्म, हमें उसको मनी टर्म में मेजर करना है, उसको नापना है, देखना है कितना पैसा इन्वॉल्व है। समझ में आया? तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग देम इन मनी टर्म, रिकॉर्डिंग देम इन प्राइमरी बुक। फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर उसको मनी में मेजर करो, फिर उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो रिकॉर्ड का तो मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया ही है, तो उसको क्या करो? रिकॉर्ड करो। पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्या करेंगे? प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। प्राइमरी बुक मतलब जो हमारी पहले जो रजिस्टर है, सबसे मेन रजिस्टर जिसमें हम सब कुछ डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमने पहले तो रिकॉर्ड कर लेंगे एक ही रजिस्टर में, फिर उसको अलग अलग रजिस्टर में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है भाई, आज मैंने सारी पूरे दिन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो डेली बेसिस पर क्लासिफाई करती है। डेली बेसिस पर कैसे? फॉर एग्जांपल, आज कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मिठाई की ही शॉप, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आज मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग करी है अपनी बुक में, फिर उसको आज ही मैं अलग अलग बुक में ट्रांसफर करूंगा। जैसे कि आज मैंने लिखा सेल मेरी आज इतनी हुई है, तो मैं सेल की बुक में उसे डाल दूंगा। मिस्टर राम को इतना उधार बेचा है, मिस्टर राम का अलग रजिस्टर बना रखा होगा, जो मिस्टर राम के रजिस्टर में पुट कर दूंगा। फिर मिस्टर श्याम को कितना ट्रांजैक्शन हुई है, वो मिस्टर श्याम के रजिस्टर में पुट कर दूंगा। जो सारी चीजें इस रजिस्टर में ट्रांजैक्शन करी हुई है, मैंने रिकॉर्ड करी हुई है, उसमें से निकालकर अलग अलग रजिस्टर में मैं पुट कर दूंगा, अलग अलग रजिस्टर में लिख लूंगा। ठीक है, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके पास बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है डेली बेसिस की, वो मंथ के एंड में अलग अलग रजिस्टर में क्लासिफाई करते हैं। तो ये आपके ऊपर है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं, क्वेरी आती है, सर ऐसा क्यों ना करें, हम स्टार्टिंग में ही अलग अलग रजिस्टर में क्लासिफाई कर ले। भाई राम से सेल हुई तो राम का ही रजिस्टर लाकर राम के रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लो, जो मेन रजिस्टर है उसी में रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है। तो बेटा ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे ग्राहक आ गए, राम भी आ गया, श्याम भी आ गया, मोहन भी आ गया, तो हम तो रजिस्टर ही ढूंढते रह जाएंगे। तो इसलिए पहले मेन रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद क्लासिफाई करना। ठीक है, पहले मेन रजिस्टर में लिख लो, राम को इतना बेचा, श्याम को इतना बेचा, मोहन से इतना खरीदा, ये करा, सब कुछ मैंने एक रजिस्टर में कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद जब क्लासिफाई करूंगा वो अलग अलग रजिस्टर में करूंगा, बाद में कर लूंगा, या तो पूरे दिन के बाद में जब पूरी दुकान मेरी बढ़ा दी जाएगी, या महीने के लास्ट में कर लूंगा। ठीक है, और फिर पहले करेंगे रिकॉर्ड, उसके बाद क्लासिफाई करेंगे अलग अलग रजिस्टर में, और उसके बाद करेंगे समराइज। समराइज कैसे करते हैं? ईयर के एंड में, जब हमें रिजल्ट देखना होता है बिजनेस में कि प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। सर ईयर के एंड में ही क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा एक हमने अकाउंटिंग ना पीरियड डिसाइड करना होता है कि हमें एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस जो अपने बिजनेस का देखना होता है, ये कितने टाइम का देखें, 6 महीने का देखें, 1 महीने का देखें, 10 महीने का देखें, या ईयर का देखें। तो जनरली सब लोग पूरे साल का देखते हैं, पूरे साल में कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। तो अकाउंटिंग जो होती है जनरली पूरे ईयर की होती है। ठीक है, तो हमने पूरे साल में हमने जितना भी क्लासिफाई किया, जितना भी रिकॉर्ड किया,
वो सब एक ही जगह पुट कर देंगे फिर हम लास्ट में। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना सबसे स्टार्टिंग में कि सेल वाला जो रजिस्टर होगा, अलग से खाली सेल का जो क्लासिफाइड रजिस्टर होगा, उसमें से देखेंगे लास्ट में टोटल के पूरे साल कितनी सेल हुई है, वो उठा लेंगे। एक अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें लिखा जाता है कितनी मेरी सेल हुई है, उसमें से फिर माइनस करे जाते हैं कितने पूरे साल के खर्चे हुए, एक्सपेंसेस हुई है। तो मैंने सेल के रजिस्टर में से सेल उठाया, उसमें लिख लिया जी सेल मेरी पूरे साल की इतनी हुई है। फिर मैंने एक्सपेंसेस उठाए, पूरे साल के रेंट कितने गए वो रेंट वाले रजिस्टर में से ले लिया, पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी कितनी गई है वो इलेक्ट्रिसिटी वाले रजिस्टर में से ले लिया। ऐसे सारे बैलेंस निकालकर एक जगह समराइज कर लिया और फिर देखा मैंने लास्ट में समराइज कर कि मेरा एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या लॉस। अगर मेरी इनकम, सेल्स मेरी ज्यादा है, इनकम ज्यादा हुई है और खर्चे कम है, मेरे इनकम ज्यादा है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा ये प्रॉफिट। और अगर मेरे खर्चे ज्यादा है और इनकम कम हो रही है, ठीक है, इनकम सिर्फ 10 लाख है और खर्चे मेरे 10 लाख से भी ऊपर जा रहे हैं एक्सपेंसेस, तो मतलब मुझे लॉस हो रहा है। समझ में आया? तो लास्ट में मुझे इंटरप्रेट करना होता है प्रॉफिट हो रहा है मुझे या लॉस। वो कैसे करेंगे? समराइज कर, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस है किस चीज का? आइडेंटिफाई करेंगे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, उनको मेजर करेंगे मनी में कि कितनी मनी इन्वॉल्व है, उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करेंगे यहां पर, ठीक है। मैं इस तरफ आ जाता हूं, यहां से आपको बेटर विजिबिलिटी होगी। उसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद उसको समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद हम एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे देम एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द यूजर। हम एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, मतलब उसको समझेंगे, एनालाइज करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्यों हुआ भाई प्रॉफिट, क्यों हुआ लॉस, पहले से बेटर हुआ, पहले से कम हुआ, सारा हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये जो लास्ट पॉइंट है एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर्स। सर ये यूजर्स कौन होते हैं? इंटरप्रेट तो कर लिया, समझ लिया, कम्युनिकेट किसको करेंगे? यूजर्स को। यूजर्स कौन होते हैं सर? बेटा यूजर्स मतलब वो लोग जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में से को यूज करेंगे या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ देखेंगे, उनको फायदा है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, ठीक है। तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो मैंने अकाउंटिंग बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस जो मुझे हुआ है, ये देखने में किसको फायदा हो सकता है? सबसे पहला यूजर तो मैं खुद हूं, जिसका मेरा बिजनेस है। मैं अकाउंटिंग कर खुद देखूंगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो मुझे देखना सबसे पहला यूजर तो मैं ही हूं, ठीक है। दूसरा और भी यूजर होते हैं आउटसाइडर यूजर, जैसे कि बैंक से मान लो मैं लोन लेने गया अपने बिजनेस का, तो बैंक कहेगा पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ, मतलब अपनी अकाउंटिंग दिखाओ कि आपके यहां कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा तभी मैं भैया लोन दूंगा, वरना मैं लोन नहीं दूंगा आपको। मैं कहूंगा क्यों साहब? बैंक कहेगा मुझे ये तो देखना है कि आप लोन पे करने लायक हो या नहीं हो, है ना, तभी तो बैंक हमें लोन देगा। हमारी इनकम अच्छी होगी तभी तो बैंक लोन देगा। अगर हमारी इनकम अच्छी होगी नहीं, मुझे लॉस होता जा रहा है, तो बैंक कहां से लोन दे देगा? बैंक कहेगा तुम तो लोन मेरा चुका ही नहीं पाओगे, मैं बिल्कुल भी लोन नहीं दूंगा तुम्हें। समझ में आ रही है मेरी बात? नाउ अब हमने और भी यूजर होते हैं, जैसे गवर्नमेंट मेरी अकाउंटिंग देखती है, कहती है तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे आप टैक्स दोगे, है ना। तो ये होते हैं यूजर्स। यूजर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर वो जो बिजनेस के अंदर ही होते हैं, एक्सटर्नल यूजर वो जो बिजनेस के बाहर होते हैं। जैसे बैंक जो हो गया वो बिजनेस के बाहर है और मैं खुद जो ओनर हूं बिजनेस का, मैं बिजनेस के अंदर हूं। तो फिर हम क्या करते हैं? रिजल्ट जो है इन यूजर्स को बताते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो ये पूरी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आपके सामने है। हल्का सा एक बार और रिपीट करता हूं, अकाउंटिंग प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उनको मनी में मेजर करो, उसके बाद वो सारी ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड कर लो, फिर उनको अलग अलग जगह क्लासिफाई कर लो, फिर सबको उठाकर ईयर के लास्ट में समराइज कर लो, फिर रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, इंटरप्रेट करो रिजल्ट को, और फिर उस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर दो किसको? यूजर्स को, सबको कम्युनिकेट कर दो। ये पूरी होती है हमारी अकाउंटिंग। समझ में आया? आई होप ये पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी और ऐसी कैसी अभी के अभी याद भी हो गई होगी। समझ में आया? तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कॉमर्स इजी नहीं है। कॉमर्स को बोला जाता है इजी है, इजी है ना। कॉमर्स टफ तो हर कुछ होता है भाई, साइंस भी होता है, कॉमर्स भी होता है, सब टफ होते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो टफ, अगर समझ में नहीं आया तो टफ, और अगर समझ में आ गया तो सब कुछ इजी है। कॉमर्स कंपैरेटिवली इजी इसलिए पड़ जाती है क्योंकि सब चीज प्रैक्टिकली दिखती है साहब, हमें हर चीज समझ में बहुत अच्छे से आ जाती है। बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें आगे, लेकिन मजे की बात है क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकली दिखता है तो हम वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिकली कनेक्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। समझ में आया? ये बेनिफिट है कॉमर्स पढ़ने का, ठीक है। अच्छा स्कोर हो जाता है इसलिए हमारा आगे, और बहुत सारे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने स्कोप ऑफ कॉमर्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पर मेरे चैनल पे ही है, आप उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि कॉमर्स फील्ड में आगे कितना
कितना स्कोप है, कितना वाइड स्कोप है, कितनी सारी चीजें हम कर सकते हैं कॉमर्स के बाद। समझ में आया? तो कॉमर्स का बहुत अच्छा स्कोप है, कॉमर्स पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकली कनेक्टेड है सारी चीजों से। तो आई थिंक कि आप लोगों को कॉमर्स लेने चाहिए। आंख बंद करके कॉमर्स लो, जो लोग डिसाइड कर चुके हैं बिल्कुल मत घबराओ कि हमें कॉमर्स लेनी है, मैं आपके साथ हूं, आप लोग मुझसे कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। देखो मैं एमबीए एमकॉम क्वालिफाइड हूं, मैं सीए फाइनलिस्ट हूं, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई मैंने किया हुआ है कॉमर्स में, ठीक है, जो एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो, ठीक है। और मेरे को 10 साल से भी ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है इस चीज में, और प्रैक्टिकली मैंने बहुत काम किया है इस पे, इसलिए मैं आपको ये चीजें प्रैक्टिकली कनेक्ट करा पा रहा हूं, और प्रैक्टिकली आप समझ भी पा रहे हो कि ये चीजें कैसे प्रैक्टिकल होती है ना। प्रैक्टिकली मतलब हम रियल लाइफ में कैसे देख पाते हैं, समझ में आया? क्योंकि ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली बहुत करी हुई है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मैंने अपनी क्वालिफिकेशन में हर चीज पढ़ी हुई है और कनेक्ट करी हुई है। तो इसीलिए आप लोग आंख बंद करके पढ़िए इसको, आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा। मैं आपको 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सीए सीएम में सब की आपको डिटेलिंग आपको आगे गाइड करता रहूंगा, कोचिंग भी देता रहूंगा। हम लोग सीए की भी कोचिंग देते हैं, 2011 से मैं सीए की कोचिंग दे रहा हूं, ठीक है। और मेरे पढ़ाए हुए काफी स्टूडेंट सीए भी बन चुके हैं, ठीक है। खैर वो उनकी मेहनत है, मैं नहीं कह रहा मेरी वजह से बन गए, लेकिन हाँ मैंने पढ़ाया उन्हें, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास अगर आपको आज अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। औरों को भी बताइए कि हमारे सर हैं जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, सब देखें, सबका भला हो, सब अच्छे से उसको समझें, ठीक है। तो जिन जिनके मन में डाउट था कि कॉमर्स लेनी चाहिए या साइंस लेनी चाहिए, आई होप आज ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़कर थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर हुआ कि कॉमर्स अच्छा है, समझ में आता है और प्रैक्टिकली है सारा चीजें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेफ रहिए घर पर और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते रहिए, ठीक है। बाय बाय।